इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं पर्सनल, उसके ऊपर तो जो डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल गेन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ट्रेड करते हैं। तो अगर मेरा बिजनेस है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है या अदरवाइज मेरा बिजनेस है कि मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज करता हूँ एज अपना बिजनेस ट्रेड के तौर पे, तो क्या उसके जो डिफरेंस है उसको मैं बतौर कैपिटल गेन सेक्शन 37 में ऑफर करूँगा टैक्सेशन के लिए, या सेक्शन 18 में जाके बिजनेस में ऑफर करूँगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स? और इस पर मिनिमम लगेगा तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, जरा इस पर राम भाई का। बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन है, अगर आप किताब में देखें तो बिजनेस में है ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एंड एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब है बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो वो करें। आगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, पहले भी हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स आप कोई चीज़ खरीदें, रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड हो, उसको आप नई प्रोडक्ट बनाएं, उसकी शेप चेंज हो, उसका फंक्शन चेंज हो, उसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव चेंज हो, चीज़ नहीं लगे। जैसे आप कंप्यूटर पार्ट लाएँ, कंप्यूटर बनाएं, उसका फंक्शन भी और हो, आप पार्ट वो फंक्शन नहीं कर सकता जो कंप्यूटर करता है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। या असेंबलिंग कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी फिनिश गुड्स को आप असेंबल करें, मिक्स करें और नहीं बना लें। तो इसी तरह कॉमर्स जो होती है वो सर्विसेज होती है, जैसे हमारी शिपिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल माइंड अप्लीकेबल हो, इंटेलेक्चुअल स्किल आप अप्लाई करें, तो उस सिचुएशन में वो ट्रेड कॉमर्स में आती है। कॉमर्स का स्कोप जो है वो गुडाउन की सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज हो या प्रोफेशनल हो, जैसे चार्ट अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं या डॉक्टर्स हैं, ये सारे फील्ड जो हैं, या बैंकिंग सर्विसेज हैं या इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल है, आईटी है, ये सारा कॉमर्स का स्कोप है। तो इसलिए उसके बाद एक जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है वो जो है ये ट्रेड, कॉमर्स या सर्विसेज जो है, इसमें एक फीचर है रेगुलर, रकरिंग में कंटिन्यूसली आप इसको करेंगे। जो काम आप कंटिन्यूस करते हैं विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट या अदरवाइज, तो उसको हम बिजनेस, ट्रेड या कॉमर्स कहते हैं। या कोई एक्सेप्शनल काम करें आप, कभी कभी करें, तो वो बिजनेस की नेचर में उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं ना, वो पर्सनल, उसको पर्सनल नेचर का फिर हम कहते हैं कि पर्सनल कभी कभार कोई चीज़ कर ली। तो इसलिए यहाँ लॉ में बिजनेस को, जैसे मैंने कहा था डीमिंग प्रोविजन के तहत डेफिनेशन जो बिजनेस की जनरल डेफिनेशन में वो 3 ही फाल करते थे, लेकिन यहाँ लेजिस्लेटर ने उसको थोड़ा सा एनलार्जिंग वर्ड यूज जो है इंक्लूड करके एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड को भी उसके अंदर शामिल कर लिया कि अगर कभी कभार भी कोई काम करेगा, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड होगा, तो उसको भी बिजनेस समझ लिया जाएगा। तो अब इसको टच स्टोन में अब हम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने इसकी इंटेंशन देखनी एट द टाइम ऑफ बाइंग। इसको आप एज ए स्टॉक एंड ट्रेड परचेज रखते हैं कि बाइंग सेलिंग के पर्पज के लिए है, या एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन आपका इंटेंशन रीसेल की नहीं है, आपने होल्ड करनी है, उससे उसकी प्राइस बढ़ेगी, वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, फिर आप कभी बेच देंगे। या आपका बिजनेस ये नहीं है, आप सैलरीड पर्सन है, आपने एक प्लाट खरीद लिया पर्सनल घर बनाने के लिए, आपकी इंटेंशन बाइंग, सेलिंग, रकरिंग और रेगुलर ट्रांजैक्शन की नहीं है, तो इसलिए फिर वो बिजनेस नहीं बनेगा। तो उस सिचुएशन में वो आपका बिजनेस नहीं होगा, रकरिंग नेचर नहीं होगा। जहाँ बेसिक रूल ये है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक एंड ट्रेड में रेगुलर बाइंग सेलिंग, आप स्टॉक अपने करते अभी बेच देना, अभी ले लेना, इस तरह ट्रांजैक्शन रेगुलर मल्टीपल आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको कहते हैं फिर आपका बिजनेस है, फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी। जहाँ हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट मीन आपने सेलिंग की ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, आप होल्ड करेंगे, तो फिर सेक्शन 37 में जाएगी। तो इसलिए बेसिक इंटेंशन, नेचर और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी नेचर के हैं, सारे फैक्ट सर्कमस्टेंस को सामने देख के देखा जाएगा कि इसको उधर इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। तो जहां वैसे भी अगर आप देखें तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है सेक्शन आपका 18, उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अब जब गेन की बात आ गई तो वहां तो गेन है, ठीक है ना। प्रॉफिट्स होते हैं बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स में प्रॉफिट्स होते हैं। गेन कोई चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और उसमें प्राइसिंग इफेक्ट भी आता है,
कि होल्डिंग की वजह से आपके बाइंग सेलिंग ट्रेड, आम ट्रेड आप बाय सेल करें तो उसमें प्राइसिंग, इन्फ्लेशन, एक्सलेशन वो फैक्टरिंग होता है। जहां प्रॉपर्टी में तो वो प्राइसिंग होल्डिंग की वजह से भी उसमें गेन आता है, तो उसको यूजुअली जो वर्ड गेन है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच करता है। जो प्रॉफिट्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज से अटैच करता है। तो यहाँ उन्होंने गेन का वर्ड भी स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसके वजह से, अदरवाइज भी आपके बिजनेस में कुछ एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे आपके पास वहां लैंड है तो लैंड आप बेचेंगे तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। इस तरह बिल्डिंग बेचेंगे तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, कहेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इस तरह अगर आप बिल्डिंग बेचेंगे तो उसको भी वही करेंगे। जितने फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट है, या इन्वेस्टमेंट भी बेचेंगे, कोई शेयर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म आपने, उसको बेचेंगे तो उसमें भी हम क्या कहेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल। तो वो डिस्पोजल जो है, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती हैं उस पर जो होता है वो गेन है, वो चार्जेबल टू, अगर आपका रेगुलर बिजनेस है तो वो आपका इवन दो अदरवाइज हो, जैसे डिविडेंड है या प्रॉफिट एंड डेट है, ये किस हेड में चार्ज होते हैं, किस में होते हैं वैसे, अदर। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में कहाँ होते हैं, बिजनेस होते हैं, क्योंकि उनका वो रेगुलर बिजनेस है। तो सबसे पहले इंटेंशन देखी जाती है कि कौन सा किस हेड में होगा। अगर रेगुलर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर अदरवाइज तो सेक्शन 30 में होती है, बाइंग सेलिंग करें या अदरवाइज करें तो वो कहाँ होगी, वो फिर यहाँ आएगी। और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अदर हेड में भी होती हैं, कुछ 30 से गेन जो है 37 में होता है। तो इसीलिए बेसिक इंटेंशन है कि आपने क्या करना है। और सैलरी जो है, सैलरी डिफरेंट नेचर की, जैसे सैलरी वहाँ है फीसें चीज़ें अदर सोर्स में है, बंदा वही है लेकिन वो फीसें लेता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। वहाँ अगर वही बंदा काम करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो सैलरी में। तो इसलिए इंटेंशन आप देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर सेक्शन 15 देखें तो उसमें अगर कोई एडवांसेज आपने दिया हुआ है किसी को अंगेज प्रॉपर्टी जो रेंट पे देनी है, तो वो अदरवाइज वो चार्जेबल टू उस हेड का नहीं है। एडवांस दिया अंगेज डिस्पोजल, फ्यूचर में देना है तो वो कहाँ आना चाहिए, तो वो वहाँ सेक्शन 15 के तहत चार्जेबल टैक्स है। वो प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिकली डिमूवल के लिए कि अगर आपका किसी को एडवांस दिया है, बाद में मैच्योर नहीं होता तो आप कॉन्फिस्केट कर लेते हैं या उस सिचुएशन में, तो वो गेन, वो जो जितना आपने कॉन्फिस्केट किया वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्ज टैक्स होगा। तो इसीलिए हर हेड को आप देखें कि कौन सी चीज़ें किस हेड में। और इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो टर्नओवर की डेफिनेशन भी इस दफ़ा चेंज की है। पहले टर्नओवर की डेफिनेशन सेक्शन 113 जो था उसमें गुड्स, सर्विसेज या दूसरी चीज़ें थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। तो इसलिए पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा कि गुड्स सर्विसेज है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, ना ये आपकी मूवेबल तो है ही नहीं। इमूवेबल एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो और इसलिए क्योंकि डेफिनेशन में नहीं है तो इसलिए इससे टर्नओवर होगी तो वो चार्जेबल टू टर्नओवर टैक्स नहीं होगी। तो इस साल वो अमेंड करके उन्होंने डेफिनेशन में उसकी एक्सप्लेनेशन शामिल कर दी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो टर्नओवर होगी वो भी टर्नओवर का पार्ट होगा और उस पर फिर टर्नओवर लगेगी। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि कब आप चार्ज कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम रेगुलर बिजनेस होगा तो फिर आपका जो गेन होगा वो फिर आप कास्ट भी इधर होगी, फिर वो रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। वहाँ भी अगर जो कैपिटल है, जो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल है वो क्या है, पढ़ें सर, कंस्ट्रक्शन का जरा बताइएगा। बताते वो कंस्ट्रक्शन फिर देखेंगे उसको। प्रॉपर्टी के रेफरेंस से अगर एक बंदा जो है वो मकान कंस्ट्रक्ट करता है, हाँ वो देखते हैं ना, भी एक चीज को पूरा कर लें। ये कैपिटल जो है सेक्शन 37 जो है इसमें देखिए कैपिटल जो है, गेन ऑन कैपिटल जो है, कैपिटल को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो कैपिटल को डिफाइन में उन्होंने कुछ ही स्टॉक एंड ट्रेड जो है, एसेट या प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, उसको वहां से निकाला हुआ है। तो जो आपने ट्रेडिंग करनी है तो वो कैपिटल एसेट में आती नहीं। तो कैपिटल एसेट जो है उसकी डेफिनेशन में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जो एक्सक्लूजन है वो फिर अपने अपने हेड में आएंगी। पहले आपको कैपिटल एसेट के सेक्शन 30 में लाने के लिए इट मस्ट क्वालिफाई एज ए कैपिटल एसेट। जो चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है वो सेक्शन 37 में नहीं आएगी और उसकी डेफिनेशन वहाँ जहाँ दी है
उस एक्सटेंट तक वो एसेट आएंगे। जो उसमें नहीं होंगे उसके बाद फिर आगे उसकी कंप्यूटेशन है कि कंप्यूटेशन उसकी आपकी परचेज प्राइस क्या है, वैल्यूएशन क्या करनी है, फिर डिस्पोजल प्राइस क्या होगी, फिर वैल्यू होगी, फिर डिफरेंशियल आपने गेन कैलकुलेट करना है, फिर गेन का कुछ पोर्शन है कितना आपने टैक्स करना है, फिर क्या रेट है उस पर, इस तरह करना है। क्लियर जी? सर यहाँ पे लिखा है इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड। हाँ ये एक्सक्लूजन देख लें। तो सर इसमें जो ये वर्ड इसने यूज की है वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस, तो फिर बिजनेस प्रॉपर्टी इसमें आएगी कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा डेफिनेट कनेक्ट हो या ना हो तो इस कैपिटल एस में आएगी, एक्सक्लूजन के अलावा। एक्सक्लूजन नहीं है तो फिर आ जाएगी। हाँ तो एक्सक्लूजन में देख लें क्या क्या है। स्टॉक एंड ट्रेड, हाँ, तो बात खत्म हो गई ना। स्टॉक एंड ट्रेड मीन बाइंग सेलिंग, जो कंटिन्यू जिसकी करते हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए वो कनेक्टेड बिजनेस है या नहीं है, जिसको एक्सक्लूड कर दिया एक्ट ने या ऑर्डिनेंस इटसेल्फ हैज एक्सक्लूडेड, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है बाइंग सेलिंग रेगुलर, आप वो काम कर रहे हैं ना। तो जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है मूवेबल है, ये मूव्ड है, जो स्टॉक एंड ट्रेड में है वो यहाँ नहीं आएगी, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। ठीक है ना, वो क्या उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग एसेट या रेगुलर, उसको फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी, वर्किंग कैपिटल एसेट जो प्रोसेस में रहे, बिके, सेल हो, परचेज करें, इस तरह चले। ठीक है सर, इसमें अक्सर डिपार्टमेंट वाले प्रिंसिपल एक्टिविटी को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि आप प्रिंसिपली क्या कर रहे हैं। सही बात है। प्रिंसिपली आप लोगों का एक्टिविटी प्रॉपर्टी की सेल परचेज रिलेटेड, वही ना, शेयर्स की शेयर परचेज से वही प्रिंसिपल कह लें, फंडामेंटल कह लें। देखिए एक्टिविटी एक प्रिंसिपल है कि इंसिडेंटल है। तो जब प्रिंसिपल है तो उसकी कनेक्टेड जितनी भी होंगी वो उसी में फॉल करेंगी। तो यहाँ तो अगर रियल एस्टेट का ही काम करते हैं तो प्रिंसिपल फंडामेंटल वही है, उसके रिलेटेड आप बाइंग सेलिंग के साथ साथ आप रेंटिंग भी कर सकते हैं। जब रेंटिंग भी करेंगे तो वो भी अदरवाइज तो उधर जाती है, लेकिन वो भी उसके साथ फिर आ सकती है, फिर उसमें फिर लिटिगेशन हो सकती है। प्रिंसिपल एक्टिविटी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो, कोई और एक्टिविटी हो, लाइक फिर वो होगी, फिर ये वाला फिर 37 में आ जाएगा। प्रिंसिपल ना हो, रेगुलर ना हो, देखे ना, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड भी ना हो, तो फिर कभी कभार हो, एक्सेप्शनल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, तो फिर वो जाएगी कैपिटल में। अदर नॉर्मल, यूजुअल, रेगुलर, वो इस नेचर रिकरिंग नेचर की हो, कंटिन्यूसली रेगुलर आप कर रहे हैं वो काम, तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी। क्लियर जी?